पार्टी में उनकी ऊंची पहुंच है। महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में शरद पवार का दबदबा आज भी कायम है। कई महीनों से पवार साहब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन राफेल के मुद्दे पर उन्होंने मोदी को क्लीन चिट दे दी। नतीजा ये है कि अब पवार की पार्टी में ही टूट शुरू हो गई है। राहुल गांधी जिस वक्त मध्य प्रदेश में रोड शो करके राफेल डील पर मोदी सरकार पर तीर चला रहे थे, उसी दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक मराठी चैनल पर मोदी का बचाव करते दिखे। शरद पवार ने कहा कि राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दी कि राफेल का टेक्निकल डिटेल पूछना बेतुका है। शरद पवार की बात से उन्हीं की पार्टी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर इतने आहत हुए कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री को एक क्लीन चिट देने की कोशिश की है। मैं समझता हूं उसके बाद मेरा एनसीपी में बने रहना मुश्किल है, असंभव है, और मैं ये फैसला किया है कि मैं अपना इस्तीफा दूंगा। किसी को भी कोई क्लीन चिट देने का काम नहीं किया है और उन्होंने स्पष्ट इतना कहा है कि किसी पर भी बेबुनियादी आरोप लगाने के पहले पूरी इसकी जांच होनी चाहिए, तफसील होनी चाहिए और उसके बारे में उन्होंने पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी की ओर से होना चाहिए, इसकी उन्होंने स्पष्ट भूमिका उन्होंने ली है। तारिक अनवर ने राफेल विवाद पर एनसीपी छोड़ी तो गठबंधन की कवायद करने वाली बाकी नेताओं के सुर भी बहुत तीखे नहीं है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीडीपी ने राफेल सौदे की जांच की मांग तो की, लेकिन कांग्रेस के साथ आंदोलन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एनसीपी की यूथ विंग ने आज राफेल पर प्रदर्शन किया, लेकिन उस पर शरद पवार का बयान भारी पड़ गया। जब देश के प्रतिष्ठित नेता शरद पवार जी ने ही साफ इशारा किया है कि राफेल डील के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। हाँ, कुछ वकील हैं जो कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर हैं और अच्छे वकील भी हैं, वही राहुल गांधी जी की वकालत कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की कोशिशों पर एक झटका लगा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद शहनवाज हुसैन साहब, चरण सिंह सप्रा, नवाब मलिक जी और प्रदीप सिंह जी। सबसे पहले नवाब मलिक जी, आपसे, शरद पवार साहब ने तो एकाएक क्लीन चिट दे दी और ऐसा बयान दिया है जो प्रधानमंत्री के पूरी तरह से फेवर में जाता है, क्यों? ऐसा दीपक जी, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया जा रहा है। न्यूज 18 लोकमत के संपादक ने पूछा कि क्या राफेल बोफर्स बन जाएगा क्या, ये सवाल था, और कांग्रेस के नेताओं की विश्वासार्हता लोगों के बीच में है कि नहीं, ये इस तरह से सवाल पूछा गया। पवार साहब ने उस पर जवाब दिया कि कांग्रेस के नेताओं की विश्वासार्हता है कि नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिन्होंने निर्णय लिया राफेल का, उनकी विश्वासार्हता कितनी है। आगे ये कहा कि मोदी को लेके लोगों के मन में शंका है, मुझे लगता नहीं, लेकिन जिस तरह से चीजों को छुपाया जा रहा है, पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। नवाब मलिक साहब ने तो क्लीन चिट जरा सुने आप, पूरी नहीं, अरे भाई साहब नहीं, आप पूरी बात ही नहीं करने देते हैं। आपको अगर प्रचार करना है, वही भोंपू बजाना है तो बजा लीजिए, क्यों बुलाया? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आगे की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। नहीं तो आप मेरी बात बात पूरी किए बिना क्रॉस क्वेश्चन करने का मतलब है जो षड्यंत्र हो रहा था उसी को आगे बढ़ाना है। मैं किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं हूं नवाब मलिक साहब, ये साफ कर दूं। जिस तरह से चीजों को छुपाया जा रहा है, तो बोलने दीजिए, तो मुझे बोलने देना फिर। बोलिए। कि जिस तरह से चीजें छुपाई जा रही है, लोगों में शक बढ़ता जा रहा है और शक दूर करना है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से जांच होनी चाहिए। कीमत क्यों बढ़ी है उसकी जानकारी देनी चाहिए। एचएएल को क्यों हायर किया गया, रिलायंस कैसे आया, इसकी जानकारी देनी चाहिए। अपने शब्दों में सारे सवाल खड़े किए, जांच की मांग की
लेकिन कुछ चैनलों ने उसे अलग ढंग से पेश किया, वेबसाइट पे अलग ढंग से डाल दिया और तारिक जी ने उसी का बहाना करके इस्तीफा दिया है। पार्टी ने कल ही उसकी सफाई दे दी थी कि क्या पवार साहब ने कहा है। आज कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उनके बयान में कोई गलती नहीं है, जेपीसी की मांग वो भी कर रहे हैं। अब तारिक साहब को अगर पार्टी छोड़ना है तो और उनकी राजनीतिक क्या मंशा है वो बता सकते हैं, लेकिन जो बहाना बनाया जा रहा है वो उचित नहीं। ना क्लीन चिट दिया गया है, ना मोदी जी को ये कहा गया कि वो गड़बड़ी नहीं की। सवाल खड़े किए गए हैं कि जेपीसी बिठाई जाए, जांच हो और टेक्निकल जो जानकारी है वो ना ली जाए, कीमत को लेके दी जाए, एचएएल को लेके दी जाए। ये अगर बात कही जाती है तो क्लीन चिट कहां हो गया हमें नहीं लगता, बातें तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है। चलिए, एनसीपी ने क्लेरिफाई कर दिया कि बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं। शहनवाज हुसैन साहब, आप तो बड़े खुश हो रहे थे शरद पवार के बयान के बाद, लेकिन अब तो जो नवाब मलिक साहब बोल रहे हैं वो लगभग बिल्कुल उल्टा है। देखिए, शरद पवार साहब जी की जो बातचीत है वो अखबारों से बातचीत नहीं है, उनकी बात टेलीविजन से बातचीत है और टेलीविजन की बातचीत में कोई सफाई नहीं होती। उन्होंने जो बात कही है एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे कही है कि जब रक्षा सौदे होते हैं उसके बारे में जिस तरह की चर्चा, जिस तरीके की चर्चा कांग्रेस कर रही है उसको दुर्भाग्यपूर्ण माना है और प्रधानमंत्री के नियत पर कोई शक नहीं है, ये जरूर कहा है। और अभी तक पवार साहब की तरफ से कोई उसका, क्योंकि उन्हीं का बयान था और अखबार का बयान नहीं था, टेलीविजन का बयान था, न उसको तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि आखिर राफेल पर जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, जिस तरह से मर्यादा तोड़ी जा रही है, पवार साहब इस तरह मर्यादा तोड़ने के खिलाफ वाले नेता है। हर चाहे कोई भी सरकार हो, पवार साहब की एक इज्जत है और उन्होंने, मैं नहीं कहता कि क्लीन चिट दी है, मैं ये जरूर कहता हूं उन्होंने कहा कि नियत पे शक नहीं है। पवार साहब देश के रक्षा मंत्री भी रहे, इसलिए कांग्रेस को कम से कम भाषा की मर्यादा अब स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के साथ कोई नहीं खड़ा है। आखिर बताइए कि विपक्ष की कौन सी पार्टी आंदोलित है, कौन आंदोलन कर रही है? सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में दो देशों के बीच का समझौता है, 2 नेशन एग्रीमेंट है और डायरेक्ट एग्रीमेंट है। 36 एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं, जो सब कुछ लगे लगाए वहां से आएंगे। अब तो मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका भी बयान आ गया। कांग्रेस पार्टी एक झूठ को 1000 बार बोलकर सच नहीं कर सकती है और देश इसको देख रहा है। तो मैं मानता हूं कि पवार साहब ने एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह बात की है। मैं नवाब मलिक साहब की एक बात से सहमत हो सकता हूं कि तारिक अनवर साहब को अगर पार्टी छोड़नी होगी या कोई उनकी दिक्कत होगी, गठबंधन की राजनीति है बिहार में, तो उन्होंने ये विषय पर वो होंगे। मैं मानता हूं वो तो सोनिया गांधी जी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, ये कहकर कि विदेशी मुल्क का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, और अब उन्होंने नेता शरद को, तो ये शहनवाज जी, आपकी लाइन के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। आपने भरपूर जवाब दिया अपने सवाल का, लेकिन नवाब मलिक साहब, ये लाइन जोड़ देना कि प्रधानमंत्री की नियत पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, ये भी अपने आप में काफी है। क्या आप इसको काफी नहीं मानते मोदी के प्रति उनके झुकाव की तरफ? आवाज करे नहीं जा रही। नहीं, देखिए ऐसा है, फिर आप उसको तोड़ रहे हैं। मैं शब्द बोल रहा हूं, क्या शब्द है कि मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन में कोई शंका है, चीजें छुपाई जा रही है, शंका बढ़ रही है। बोफर्स बन जाएगा क्या? तो बन सकता है, इस संदर्भ में कहा गया। शाहनवाज भाई बोल रहे हैं कि टीवी का बयान तोड़ा नहीं जा सकता, पकड़ो मत जाने दो, इसका अर्थ क्या है? अगर 2 हिस्सों में आप बोलोगे तो जाने दो कहेंगे, पकड़ो मत। तो अगर चीजें हैं, पकड़ो मत जाने दो, इस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। साफ पार्टी का कहना है कि कीमत बढ़ी है, एचएएल को उसमें लाया गया, निकाला गया, अनिल अंबानी की कंपनी आई,
तो ये सब संदेह है और इसको दूर करना है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, जांच हो, ये पवार साहब ने कहा और पार्टी की तरफ से यही मांग है। अगर अमित शाह जी पवार साहब को लेकर आभार मानते हैं तो पवार साहब ने कहा है कि जेपीसी का गठन कर दो, सिलेक्टिव चीजों का आभार, और जो मांग की गई है उसमें कोई आप एक्शन नहीं लेते, यही दोहरा आपका चरित्र है। हमें लगता है जेपीसी का गठन हो जाएगा तो चीजें साफ हो जाएंगी देश में। ठीक है, आप जेपीसी के गठन की मांग करते हैं, लेकिन चरणजीत सिंह सप्रा साहब, अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, ये सब लोग हैं मैदान में, ये सब लोग जेपीसी के गठन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा, आप जैसी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, या राहुल गांधी की तरह कैंपेन नहीं चला रहे। आपकी ये कैंपेन आखिरकार कहीं टूट तो नहीं रही है रास्ते में? नहीं दीपक जी, देखिए कैंपेन कौन कैसे चलाएगा वो उनकी अपनी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, वो अपने तरीके से कैंपेन को चला सकते हैं। लेकिन सवाल जो पूछे गए हैं, जो हर पार्टी पूछ रही है, या अभी नवाब मलिक जी ने कहा है, ये सवाल बहुत अहम है कि 126 जहाज से वो 36 क्यों हो गए, उसकी प्राइस क्यों नहीं बताई जा रही है? क्या प्राइस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है? डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का उल्लंघन क्यों हुआ? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का उल्लंघन क्यों हुआ? प्राइस नेगोशिएशन कमेटी पर क्यों गई ये बात? ये तमाम सारी चीजें, ओलांदे की स्टेटमेंट कि रिलायंस हमारे पे लादी गई थी, इसका कोई उत्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ओलांदे पे डिफेमेशन केस नहीं किया है। और अभी जैसे शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ना। हम ये भी बात कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का जो लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट है और 30,000 करोड़ का जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, वो तो G2G नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और इनके जो राफेल मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर को मैं राफेल मिनिस्टर कहना चाहूंगा, वो एक उद्योगपति को किस तरह से बचा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से बचा रहे हैं, ये खुलेआम दिखता है। नरेंद्र मोदी जी 2015 में जब बात करने जाते ओलांदे के साथ में, तब वो डिफेंस मिनिस्टर को गोवा में छोड़ के चले जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गोवा की मार्केट में मच्छी खरीद रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी वहां पर जहाज खरीद रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर संशय तो आएगा ना। और फिर उसके बाद में एरिक टैपर की जो स्टेटमेंट थी कुछ 15 दिन पहले, मोदी जी के वहां जाने से पहले, जो सीईओ है डसॉल्ट के एरिक टैपर, उनकी स्टेटमेंट वो स्वागत कर रहे हैं कि HAL हमारे साथ है, हम उसका स्वागत करते हैं। और 15 दिन बाद HAL को जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है, इस तरह से निकाल करके फेंक दिया जाता है और रिलायंस को अंदर लाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मोदी जी ने अपने उद्योगपति दोस्त को क्यों जबरदस्ती लादा, मोदी जी ने उद्योगपति दोस्त को क्यों HAL की जगह में लाया, हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों रोक दिया मोदी जी ने, और इस देश का 41,000 करोड़ रुपया ज्यादा क्यों जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट 126 एयरक्राफ्ट का 66,000 करोड़ का था, आप केवल 36 एयरक्राफ्ट का 60,000 करोड़ रुपया दे रहे हो। ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। जनता सवाल पूछ रही है, कांग्रेस के माध्यम से जनता सवाल पूछ रही है। कांग्रेस एग्रेसिव है, सड़कों पर मोर्चे हो रहे हैं, सभी चीजें हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हो रहे, भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही। जेपीसी के लिए क्यों ना कहते हैं? अरे पार्लियामेंट में तो इनकी मेजॉरिटी है ना, जेपीसी में भी इनके लोग ज्यादा रहेंगे, फिर ये क्यों डर रहे? क्यों नहीं व्हाइट पेपर लाने की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी और देश के चौकीदार जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं, आज आपका 56 इंच का सीना रफाल के मुद्दे पर क्यों सिकुड़ गया? ठीक है, मैं यही सवाल लेकर शहनवाज हुसैन जी के पास जाता हूं। शहनवाज हुसैन जी, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, HAL को निकालकर अनिल अंबानी को इंट्रोड्यूस करना, ये सवाल खड़े करता है। आखिर ये फैसला क्यों? इसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? देखिए, आज देश में सवाल ये खड़ा हुआ है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो 10 साल तक एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा, सेना को, वायुसेना को कमजोर किया। अब विपक्ष में रहकर भी वो चाहती है कि वायुसेना कमजोर रहे, जहाज न खरीदा जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सपड़ा जी, किसी भी शर्त पर जहाज खरीदा जाएगा, भारत की सेना को मजबूत किया जाएगा। और जिस तरह सपड़ा जी यहाँ पर रेट बता रहे हैं, राहुल गांधी जी ने 5 जगह 5 रेट बताया। कर्नाटक में बताया 700 करोड़, संसद में बताया 520 करोड़,
रायपुर में कहा 540 करोड़, मुझे मौका दिया फिर गया। उन्होंने इसी विमान को जाकर और जगह कहा 530 करोड़, फिर कहा हैदराबाद में 526 करोड़। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रचार कर रही है कि जहाज सस्ता था। मैं कहता हूं, देश सुन रहा है इंडिया न्यूज के जरिए कि ये जहाज कांग्रेस ने जिस अभी देश को कुछ बता, अगर 2019 मौका दिया जाए तो मैं जी तो ये जहाज 20% महंगा मिलता, हमने 20% सस्ता खरीदा। अगर बिना इक्विपमेंट लगा हुआ जहाज जो आप तय कर रहे थे, अगर वो खरीदते तो हम 9% सस्ता खरीद रहे हैं। ये इंडिया न्यूज के दर्शकों को जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का फैसला 9% सस्ता है। जी जी जी, मेरे बाद सप्रा साहब बोलेंगे तो मैं तो आपको मौका देंगे ना दीपक जी। मुझे तो मेरी लय तो मत तोड़िए, मुझे तो बोलने दीजिए ना। खत्म करिए जनवाद जी। कहना चाहता आपकी लय नहीं तोड़ रहा कि जी ये सप्रा साहब आपने ये कह दिया हमने एंट्री की। अरे डसॉल्ट ने तय किया 70 कंपनियां, मारुति आई थी, खाली वहां इंजन आता था, चेचिस आती थी, लेकिन बाद में उसमें लाइट लगनी है, उसमें तार लगनी है, ये सब चीज कई कंपनियों को दिया। उसी तरह यहां एयरक्राफ्ट बनाने में 70 कंपनियों से समझौता किया। आप कह रहे हमने अनिल अंबानी को दे दिया। अब ये डसॉल्ट तय करेगा, प्राइवेट प्लेयर तो आपने इंट्रोड्यूस किए डिफेंस के सेक्टर में भी, कांग्रेस ने तय किया। अगर आपके लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो आप इसको सौदा को रोक क्यों रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं आप राजनीति कीजिए, लेकिन भारत की वायुसेना को कमजोर मत कीजिए। ठीक है, चरणजीत राफेल सिंह को आने की रोकने की कोशिश पाकिस्तान और चाइना करेंगे, आप मत दीपक जी कीजिए। जो इन्होंने बात की, सुनिए ना दीपक जी, जो इन्होंने बात की कि हम देश को कमजोर करना चाहते या हम हमारे एयरफोर्स को कमजोर करना चाहते, ये सरासर गलत है। राफेल जेट जो है ये कांग्रेस पार्टी ने ही सिलेक्ट किया था, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। हमारे को राफेल की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता पर शक जरूर है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने बात की उस पे और कुछ जो लगने हैं जिस वजह से उनकी कीमत बढ़ी है। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं। 10 अप्रैल 2015 की ये जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओलांदे की है, जिसमें ओलांदे कहते हैं द एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनिए, इट विल बी डिलीवर्ड ऑन सेम कॉन्फ़िगरेशन एज हैड बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। यानी ओलांदे और मोदी जी ये कहते हैं कि जो एयरफोर्स ने अप्रूव किया था पहले यूपीए के समय, वही चीजें लग करके ये जहाज 2015 में आपका एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बात आपने कह देना कि इसमें और बहुत सी चीजें ऐड हुई है, ये गलत बात है। आप देश की जनता को मिसगाइड कर रहे हो। ये ओलांदे की स्टेटमेंट है। आप ओलांदे पर डिफेमेशन केस करके बताइए ना, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि मार्च 2015 में जो एरिक ट्रेपर की स्टेटमेंट आई है कि हमको एचएएल को साथ में जोड़ने से खुशी है, फिर एचएएल को क्यों निकाला गया? आप कहते कि 70 कंपनियां हैं ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में, तो 70 में एचएएल क्यों नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। जवाब दीजिए शहनवाज जी, इसका जवाब बनता है कि 70 में एचएएल क्यों नहीं है? 70 के साथ 70 में एचएएल क्यों नहीं है, इसका जवाब बनता है। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। सप्रा जी ने जो सवाल पहले उठाए उनका भी जवाब दिया। डसॉल्ट तय करता है कि कौन सी कंपनी को वो रखेगा, इसमें भारत सरकार ने दखल नहीं दिया है। दूसरा, राफेल यूपीए से डील से सस्ता क्यों है हमारा? तो मैं भी सप्रा साहब की तरह, उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा, मैं 1-2 लाइन मैं भी पढ़ देता हूं। राफेल जो डील हुई है, अगर यूपीए की डील जो पुरानी पीढ़ी के विमान थे, जबकि मोदी सरकार ने इस डील में बेहद उन्नत अगली पीढ़ी के विमान लिए। इसमें हवा से हवा में मार पड़ने वाली पैट्रियट मिसाइल लगा सकते हैं, परमाणु हथियार लगा सकते हैं, सोनार लगा सकते हैं, मल्टीपल गन्स लोड हो पहले ही लग रहे थे यूपीए के जमाने में। ये तो पहले ही लग रहे थे, वही तो मैंने पढ़ के दिखाया।
अरे ये तो आप, यही तो मैंने पढ़ के दिखाया भाई साहब। मैंने भी तो पढ़कर बताया। नहीं, यही तो मैंने पढ़ के दिखाया। ओलांदे की और नरेंद्र मोदी की जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो यही कहती है। दूसरा सर, सेम कॉन्फ़िगरेशन, यही चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये पहले भी लगनी थी। मेरे बात बोल लीजिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सबरा जी उनके बाद बोल लीजिएगा, उनके बाद बोल लीजिएगा। जी बोलिए। जी, पूरा समय दीपक जी का डिबेट बड़ा गंभीर होता है, पूरा समय देते हैं। और सपड़ा साहब, हम अपनी अपनी बारी में बराबर बोलते भी हैं, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि सपड़ा साहब, आप ये बता दीजिए कि इस देश के अंदर अगर जो आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो आपकी सरकार, आपके जमाने में आखिर ये लेट क्यों हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि ओलांदे के बारे में राहुल गांधी जी कहते हैं, देखिए 15 दिन बाद फ्रांस में ऐसे एक बम चलने वाला है, फिर ओलांदे बयान देता है। तो राहुल गांधी जी कोई ज्योतिषी तो नहीं है, मतलब सेटिंग है, आप ये कह रहे हैं? नहीं आता। आप ये कह रहे हैं सेटिंग है राहुल गांधी और ओलांदे की? ये क्या? हाँ, हमने कहा कि आखिर राहुल गांधी ओलांदे से क्या बात है कि ओलांदे बयान देते हैं 15 दिन पहले, राहुल गांधी जी को कैसे मालूम होता है? आप बयान देते हैं, आपके बयान को पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी के बयान को रिट्वीट करता है। राफेल पर पाकिस्तान क्यों बोले? रहमान मलिक क्यों कहता है राफेल के बाद राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे? पाकिस्तानी को क्या अधिकार है? भारत में भारत के लोग तय करेंगे या राफेल पर पाकिस्तान डिबेट करेगा? अरे राफेल तो पाकिस्तान के लिए शामत है, पाकिस्तानियों की नींद हराम है। वो F-16 कहते थे, जब भारत से तनाव होता था वो F-16 को लाहौर और कराची पर उड़ाते थे। देखो हमारे पास F-16 है, भारत के पास पुराने जहाज हैं जो गिर जाते हैं चलते चलते। हम लोगों ने कहा नहीं, हम जल्दी लाएंगे, हम राफेल विमान तुरंत शामिल करेंगे। तो मेरा अनुरोध है, बीजेपी से लड़िए, लेकिन भारत की वायु सेना को मजबूत करने का आपका भी धर्म है। एक सच्चे भारतीय के नाते, एक देशभक्त के नाते, ठीक है, भारत की वायु सेना को कमजोर करने की साजिश मत कीजिए। मैं उत्तर देना चाहूंगा। आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं नवाब मलिक जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि नवाब मलिक साहब हाथ उठा रहे थे। नवाब मलिक साहब, मुझे ये नहीं समझ आता कि कभी कभी आप लोग बीजेपी की तरफ क्यों झुकते हैं। जैसे मैं 2014 का एग्जाम्पल दूं, 2014 में आपने बिना मांगे उनको समर्थन दे दिया था, बिना मांगे बीजेपी को समर्थन दे दिया था, तो शिवसेना उनके साथ जाने को मजबूर हुई। तो समय समय पर शरद पवार जी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ होता रहता है, जैसा ऐसा लगता है कि आपका झुकाव बीजेपी की तरफ भी है। ऐसा है, देखिए, पहले तो आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा ही, बाद में शाहनवाज भाई ने कुछ सवाल उठाए उसका जवाब देना है। 2014 में त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बनी, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तुरंत चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव में जाए, इसके लिए हमने बिन शर्त के चुनाव न हो, हमने निर्णय हमारा जाहिर किया। 8 दिन के भीतर शिवसेना उनके साथ चली गई। तो अगर किसी भी राज्य में 6 महीने में फिर चुनाव आ जाए 2 महीने में, तो कभी भी राज्य के हित में नहीं हो सकता। ये परिस्थिति थी और हमने उस समय वो बात की थी। शाहनवाज भाई ने जो सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ने कहा था कि फ्रांस में कुछ पटाखे फूटेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि एक खबर छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में। जूली गेट नाम की एक अभिनेत्री है फ्रांस की, जिसके फिल्म में अनिल अंबानी जी की कंपनी ने पैसे लगाए, इस तरह की खबर थी। उस खबर को लेके ट्वीट किया था कि इसको लेके कुछ फ्रांस में और खुलासे होंगे। हमें लगता है कि ओलांदे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जब सवाल फ्रांस में उठा, तब उन्होंने जवाब दिया कि ये हमें जो रिलायंस कंपनी है ये भारत सरकार ने दी थी, हमने कोई निर्णय नहीं लिया। तो हमें लगता है जूली गेट का मामला भी बहुत भयंकर है। जो पूरी फ्रांस में राजनीति हो रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन नेताओं को लेकर भी बयानबाजी शुरू है। जिस तरह भारत में राजनीति हो रही है, उसी तरह की फ्रांस में राजनीति हो रही है। इसीलिए ओलांड बोल रहे हैं, बार बार सफाई दे रहे हैं शाहनवाज भाई। ठीक है, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन मैं प्रदीप सिंह जी के पास जाऊंगा। वो अभी तक खामोश बैठे इस डिबेट को सुन रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे की इतनी विश्वसनीयता है कि इस मुद्दे पर सरकार को, मोदी जी को, सुरक्षा मंत्री को राहुल गांधी घेर सके और इतने आक्रामक तरीके से?
देखिए दीपक जी, पहले तो मैं शरद पवार जी का जो बयान है उसको बहुत ठीक से नवाब मलिक साहब ने समझाया है। उन्होंने जो बात कही कि लोगों के मन में प्रधानमंत्री को लेकर शंका नहीं है, बिल्कुल, तो जो पब्लिक से उनको जो फीडबैक मिल रहा है वो उसका जवाब था। दूसरी बात जो है वो ये है कि मुझे लगता है ये पूरा राफेल का जो मामला है उसमें अंधेरे में कांग्रेस के हाथ में रस्सी आ गई है, जिसको वो सांप सांप बोलकर चिल्ला रही है। इसमें कुछ नहीं निकलने, अगर कांग्रेस को इस पर कुछ करना था तो उसको सीएजी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। जितने सवाल हैं ये, इन सब के जवाब सीएजी की रिपोर्ट से मिल जाएंगे। तब तक तो चुनाव नहीं जाता। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये सब बातें गलत साबित हुई तो कौन सा फायदा होने वाला है चुनाव में, एक बात। दूसरी बात, देखिए ऐसा मुद्दा जब किसी भी सत्ताधारी दल के खिलाफ आए और आप उसमें प्रधानमंत्री को भी लपेटना चाहते हैं तो विपक्षी एकता जिस तरह की दिखाई देती है, जो माहौल बनता है, आप बोफोर्स को याद कीजिए, उस समय किस तरह का माहौल था। तो उस तरह का कोई माहौल जो है बाकी विपक्षी दलों में दिखाई नहीं दे रहा है। जिन लोगों ने विरोध किया या जांच की मांग की है वो लगता है रस्म अदायगी के लिए किया है कि चूंकि सत्तारूढ़ दल पे आरोप लग रहा है तो हमको भी समर्थन में बोलना चाहिए। उससे ज्यादा किसी ने बोला नहीं है। तो राहुल गांधी को चाहिए था कि अगर इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना है तो पहले विपक्ष की सभी पार्टियों की एकजुटता करते, सबको समझाते कि ये मुद्दा ये है, इस मुद्दे का जो है ये राजनीतिक पोटेंशियल है, ये डिफेंस के नाते है और ये चीजें, ये तथ्य हमें मिले हैं जिनके आधार पर हम आरोप लगा रहे हैं। तो विपक्षी दलों की कोई बैठक बुलाने की भी कोशिश नहीं हुई, एकता की तो बात अलग है। तो ऐसे में जो अकेले राहुल गांधी रोज वही आरोप लगा रहे हैं उसका एक समय के बाद असर होना बंद हो जाएगा। क्यूरियोसिटी में, जिज्ञासावश जरूर लोग शुरू में ऐसे आरोप लगते हैं तो लोग जानना चाहते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद जब आप कोई ठोस बात नहीं दे पाते, देखिए सिर्फ सवाल है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि इसमें कोई घपला घोटाला हुआ। जो बोफोर्स के मामले में हुआ था उसमें बिचौलिया था, उसमें दलाली दी गई थी, ये दो सरकारों के बीच का एग्रीमेंट है। इसमें कुल मामला जो कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है वो अनिल अंबानी को लेकर बनाने की कोशिश हो रही है। उसका भी जो विस्तार से बाकी लोगों ने जवाब दिया है और बहुत दिन से चल रहा है, उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि जो ऑफसेट क्लॉज है उसमें बहुत सी कंपनियां हैं और जो ये बार बार ये कहा जाता है कि अंबानी की कंपनी को कोई अनुभव नहीं था, तो आपको याद होगा कि एक डिफेंस पिपावर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी थी जो एशिया में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे अच्छी कंपनियों में थी और नेवी के लिए काफी कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी। उस कंपनी को रिलायंस ने खरीद लिया और उसका नाम रखा रिलायंस डिफेंस। तो इसलिए ये कहना कि उस कंपनी को कोई अनुभव नहीं है, ये भी ठीक है। मैं इस बहस को यही विराम दूंगा। अफसोस सप्रा साहब, मेरे पास वक्त इतना ही है क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसे नीलाम। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि शताब्दी को पटरी से भगाने के लिए कहां तैयार हो रही है उसकी सुंदर और स्मार्ट सौतन।